चलिए, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बैकवर्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड क्लासेस का टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसके पास पार्ट वन के तहत हमने डिटेल में ये समझाया कि ट्राइबल एरियाज़ और शेड्यूल्ड एरियाज़ क्या हैं, ट्राइबल कास्ट क्या हैं, प्रेसिडेंट के और गवर्नर के उनसे जुड़े हुए जुरिस्डिक्शनल राइट्स क्या हैं, और ट्राइब्स की शब्दावली, उनका महत्व भारत में, तमाम चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन की। आज हम इसके पार्ट टू की तरफ चलेंगे और बहुत सी और पहलुओं को समझेंगे। तो आइए देखिए, आज हम जो आपके सामने लेक्चर लेकर के आए हैं, इसमें हम आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी के माध्यम से ये बताएंगे कि ऑटोनॉमस गवर्नमेंट की डिमांड क्यों रहती है इन ट्राइबल सोसाइटीज के बीच में। हम मिडिवल पीरियड से इनका पूरी हिस्ट्री, आपको एवोल्यूशन ट्रेस करते हुए बताएंगे और बताएंगे कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान क्या क्या एट्रोसिटीज हुई इनके साथ, इस तरह के कौन से ब्रिटिशर्स के लॉज थे जिसकी वजह से ये जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, ये किन्हीं भी आउटसाइडर या सराउंडिंग मेजोरिटी कम्युनिटी की जब भी कोई इंटरवेंशन होती है इनके एरियाज में, ये थ्रेटेंड फील करते हैं। अपने कल्चर, कस्टम, मैनर पर इन्हें एक थ्रेट महसूस होता है। वो सब कुछ हम समझेंगे। रिसेंटली कंक्लूड हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत से ऐसे ग्रुप्स जो इन्हीं रीजन्स की ऑटोनॉमी के लिए लंबे समय से फाइट कर रहे हैं, उनके बीच में हुए अकॉर्ड, दैट इज द बोडो अकॉर्ड। तो हम बोडो टेरिटरी, बोडो पीपल, बोडो अकॉर्ड को रेफर करते हुए आज की इस प्रैक्टिकल केस स्टडी के माध्यम से सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस और सभी कल्चरल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये 6th और 5th शेड्यूल की जो मांग होती है और फर्दर वो मांग जब अकॉर्ड कर दी जाती है, जब वो एरियाज डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो वो किस तरह से काम करते हैं। हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में, आने वाले समय में, कि अरुणाचल प्रदेश ने भी इस तरह की मांग की है कि उस राज्य को भी 6th शेड्यूल स्टेट डिक्लेयर किया जाए। तो आज इस प्रैक्टिकल केस स्टडी को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मूव करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेकर के कंप्लीटली हो जाएगी, तो नेक्स्ट लेक्चर के तहत फिर हम जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जाजा कमेटी अपॉइंट की गई, उसकी जो रिकमेंडेशंस रही, उनको जो सब्जेक्ट रेफरेंस दिए गए थे स्टडी करने के लिए, उसको समझेंगे। और क्या कंट्रोवर्सीज और क्या ग्राउंड लेवल पर आज की डेट में डिप्रीवेशंस हैं इन ट्राइबल सोसाइटीज की, इन शेड्यूल्स के आने के बावजूद भी उन्हें डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। क्रिटिकल असेसमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, आज इस लेक्चर के माध्यम से हम बोडो अकॉर्ड लेक्चर के माध्यम से समझते हैं कि क्या है यहाँ की परिस्थितियां। चलिए आज हम आसाम अकॉर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें 3 पार्टीज शामिल हुई इस समझौते को करने के लिए। एक केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार, और एक आसाम की राज्य सरकार, और दूसरे जितने भी अलग अलग दल अब तक वायलेंट और नॉन वायलेंट वे में शामिल थे, जिनमें आबसू एक इम्पॉर्टेंट है, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, आबसू, ABSU, जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जो कि वायलेंट वे में प्रोटेस्ट कर रहे थे, आबसू जो कि नॉन वायलेंट वे में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सभी दल, एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ राज्य सरकार, एक तरफ 27 जनवरी को तीनों ने एक टेबल पर बैठ करके पीस एंड डेवलपमेंट अकॉर्ड पे साइन कर दिया, जिसे आप कहते हैं द बोडो अकॉर्ड। इसकी पूरी पृष्ठभूमि आज हम समझेंगे, इसका इतिहास समझेंगे, देखेंगे कि इसके क्या क्या राजनीतिक लाभ हो भी सकते हैं आज की मौजूदा सरकार को, बोडो लोगों को इसके क्या लाभ होंगे ये भी समझेंगे, बोडो लोगों की पीछे परेशानियां क्या रहीं वो भी समझेंगे। पूरी हिस्टोरिकल लीनियज, सारी टाइमलाइन आपको मैं समझाऊंगा कि ये कब अहिंसक था और फिर ये कब हिंसक हो गया, कब अहोम शासकों ने कछार शासकों पे कब्जा किया 12वीं शताब्दी में, तब से लेकर के अब तक की इसकी सारी कहानी हम आपको बताएंगे कि संस्कृताइजेशन से ये कैसे जूझ गए, कॉलोनियलिज्म से कैसे जूझ गए, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिज्म से जूझते हुए अपनी आइडेंटिटी को बचाते हुए आज ये लगभग 15 से 20 लाख की तादाद में वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात है, इसमें से आपके लिए बहुत से टेक अवेज निकलने वाले हैं। वो टेक अवे आपको समझने जरूरी हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भारत में अक्सर ऐसी मांग रहती है भाषा के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर, कि हमें एक अलग क्षेत्र दे दिया जाए, हमें एक अलग स्टेट में कार्व आउट कर दिया जाए। तो समझना ये जरूरी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन प्रोविजंस में कवर होता है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई राज्य खुद को जब भी कोई कम्युनिटी ये कहती है कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, यह अधिकार क्षेत्र नहीं है राज्य सरकारों का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। सो सेकंड, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी ये ताकत नहीं है, तो ये स्टेट के ऑपरेटर्स के जुरिस्डिक्शन से बाहर है।
अगर इस क्षेत्र में शक्ति किसी के पास है तो वो केंद्र के पास है, केंद्र सरकार ये कर सकती है और सेंट्रल लेजिस्लेचर माने कि संसद, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। पार्लियामेंट ये क्यों कर सकती है? क्योंकि उसे कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड करता है ये करने के लिए, जिसके तहत 2 आर्टिकल आपके सामने एग्जिस्ट करते हैं। आर्टिकल 1 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है, जिसमें इंडिया के बारे में बताया जाता है कि इंडिया क्या है। इंडिया दैट इज़ द भारत। तो एक है पॉलिटिकल नेम इंडिया, एक है सिविलाइजेशनल नेम भारत, और दूसरा बताया जाता है कि इंडिया की यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। आई बात समझ में? वो उसका जिक्र आज नहीं है। आर्टिकल 2 और 3, सबसे पहले आर्टिकल 2 क्या बताता है? आर्टिकल 2 कहता है कि एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। 10 इसमें 2 प्रोविजंस आएंगे। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि एडमिट और एस्टैब्लिश 2 प्रोविजन है। द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ध्यान से देखिए, नया स्टेट एस्टैब्लिश करने की शक्ति भी आर्टिकल 2B में है, और कोई स्टेट अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे एडमिट करने की शक्ति भी आर्टिकल 2 में ही है। आर्टिकल 2A के तहत कोई भी स्टेट जो एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी वर्जन में, चाहे वो यूनियन टेरिटरी के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो एसोसिएटेड स्टेट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो एक स्टेट के तौर पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसे इंडिया में एडमिट करना। जैसे अंडमान निकोबार का जिक्र करें हम, लक्षद्वीप का जिक्र करें, जैसे दादरा नगर हवेली की बात करें, दमन दीव की बात करें, इनको धीरे धीरे करके एडमिट कर लिया गया इंडियन यूनियन के अंदर, तो ये आर्टिकल 2A के तहत कवर हो जाता है। इसका दूसरा प्रोविजन देखिए, द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। इसके तहत ये आता है कि वो स्टेट पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि आप उसे एडमिट करेंगे, ये स्टेट आप बना रहे हैं पूरी तरह से नया, तो आप एक न्यू स्टेट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। समझ आ रही? पहला 2A कह रहा था कि स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसे एडमिट कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहा है कि स्टेट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप उसे बनाने का काम कर रहे हैं। तो आर्टिकल 2 पूरी तरह से डील कर रहा है न्यू स्टेट से। न्यू स्टेट से या तो वो किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, आपने उसे यूनियन ऑफ इंडिया के न्यू स्टेट के तौर पे एडमिट किया, तो अब से वो स्टेट लिस्ट में स्टेट्स की जो राज्यों की जो एक सूची है कि कितने राज्य हैं उसमें शामिल हो जाएगा नए राज्य के तौर पर, भारतीय गणराज्य के। और दूसरी बात कि आपने ही इस्टेब्लिश करके उसे भारतीय गणराज्य की राज्यों की सूची में डाल दिया कि ये नया स्टेट है। दोनों बातें समझ में आई? यहाँ पर स्टेट्स की लिस्ट है। सपोज कीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि मैं 2014 तक की बात करता हूँ तो 28 राज्य हैं भारत में। उन 28 राज्यों की बात अगर मैं करूं तो उसमें 2014 में आंध्र प्रदेश से निकाल करके हमने नया तेलंगाना बनाया, तो तेलंगाना बना करके वो एक नया राज्य ही स्थापित हुआ ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, तो उसको हमने राज्यों की सूची में डाल दिया 29वें राज्य के तौर पर। तो एक नया राज्य बना भारतीय गणराज्य के तहत इंडियन रिपब्लिक के अंडर, और दैट स्टेट इज कॉल्ड द तेलंगाना। ये आर्टिकल 2B के तहत हुआ। आई बात समझ में? अब ध्यान से समझना है इस चीज को कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि आर्टिकल 3 रिलेट्स टू द फॉर्मेशन, यहाँ पर फॉर्मेशन है, और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ध्यान से देखें, इंटरनल री एडजस्टमेंट्स इंटर से ऑफ द टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए, अब मैं बात करता हूँ, जब हमने पहले बात की थी, सपोज कीजिए कि यह भारत है, इस भारत का ये साइज था, इस साइज को आप बढ़ा रहे थे, मतलब मान लीजिए यहाँ पर अंडमान निकोबार एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपने यूनियन ऑफ इंडिया में इंक्रीज किया, ऐड किया, लक्षद्वीप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपने ऐड किया, दमन दीव आपने ऐड किया, दादरा नगर हवेली आपने ऐड किया। इस तरह से जब आप ये नए नए राज्य या यूनियन टेरिटरीज ऐड करते गए तो इंडियन यूनियन का जो टेरिटरी है उसका साइज बढ़ता गया। आई बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई? ये आर्टिकल 2A के तहत हुआ, आर्टिकल 2A के तहत हुआ। ये बात क्लियर हुई? इट वॉज इन द आर्टिकल 2A, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। क्लियर? अब आर्टिकल 3 के तहत आपने क्या किया है कि इंटरनल री एडजस्टमेंट इंटर से ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए मैं मेनलैंड इंडिया की बात करता हूं, तो यहाँ पर कई राज्य एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। मध्य प्रदेश एग्जिस्ट कर रहा है, राजस्थान एग्जिस्ट कर रहा है, महाराष्ट्र एग्जिस्ट कर रहा है, आंध्र प्रदेश एग्जिस्ट कर रहा था। अब ये जो आपने इंडियन टेरिटरी है, इसको ना तो घटाया ना बढ़ाया, ये वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन जो उसके राज्य हैं उन राज्यों की टेरिटरी में आपने बदलाव कर दिए। राज्य की टेरिटरी या तो किसी को दे दी या किसी से टेरिटरी ले ली। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि एक समय में पंजाब में परिवर्तन हुए, पंजाब का कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के पास चला गया, कुछ क्षेत्र हरियाणा के पास चला गया।
तीन ही राज्य रहे, पंजाब पंजाब, हिमाचल हिमाचल, हरियाणा हरियाणा, लेकिन टेरिटरी घटी बढ़ी। उनके क्षेत्र हिमाचल के बढ़े, जो भी पंजाब का हिंदी स्पीकिंग एरिया था जो पहाड़ी भाषा से जुड़ा हुआ वो हिमाचल में गया, जो भी हिंदी स्पीकिंग मैदानी इलाका था वो हरियाणा में चला गया, और पंजाबी स्पीकिंग एरिया जो है वो पंजाब में रह गया। और ये सारे सेटलमेंट्स 1966, 1966 और 1971 तक ये चलता रहा। इसके तहत राज्य तीन ही रहे, लेकिन टेरिटरी में आपने एडजस्टमेंट्स कर दी, टेरिटोरियल चेंजेस हो गए। इस तरह के और भी चेंजेस होते रहते हैं। कई बार आप दूसरे राज्य की तरफ एक राज्य की टेरिटरी बढ़ाते हैं, कई बार उसकी टेरिटरी इस राज्य की तरफ बढ़ती है, तो टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट्स होते रहते हैं। नामों का परिवर्तन होता रहता है, नाम चेंज करने से जुड़े कई परिवर्तन आपने देखे, कई नाम बदले गए हैं। उड़ीसा का ओडिशा कर दिया गया है, असम का असोम कर दिया गया है, कलकत्ता का कोलकाता कर दिया गया है। इस तरह से नाम बदलते रहते हैं। पहले पंजाब होता था PANJAB, अब PUNJAB के तौर पर जाना जाता है। ये नाम वगैरह बदलते रहते हैं। अब इसमें जो मेन परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है, सपोज कीजिए कि आर्टिकल 3 है, उसमें आपने पंजाब वाला केस नहीं फॉलो करके सन 2000 में जो केस फॉलो हुआ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश से निकला है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के साथ निकला ट्राइबल एरिया छत्तीसगढ़, बिहार से निकला ट्राइबल एरिया झारखंड, उत्तर प्रदेश से पहाड़ी इलाका निकला था उत्तराखंड। तो एक पहाड़ी और दो ट्राइबल। अगला लेटेस्ट केस आप सबके सामने है 2014 का, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से निकला लैंग्वेज तेलुगु भाषा के आधार पर, दैट इज तेलंगाना। तो अब आपने यूनियन ऑफ इंडिया के साइज को ना घटाया है ना बढ़ाया है, उसके अंदर जो राज्य हैं उनकी टेरिटरी में क्या हुआ, उनकी टेरिटरी में एडजस्टमेंट करते हुए आपने टेरिटरी कम करके एक राज्य की, उसका जो बाकी हिस्सा था उसमें आप एक नए राज्य का गठन कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट हो गया। आई बात समझ में? तो एग्जिस्टिंग स्टेट में आपने एडजस्टमेंट्स करके, चेंजेस करके एक नए राज्य का गठन कर दिया। तो सबसे पहले तेलंगाना बनने की शक्तियां कहां से आ रही हैं? क्योंकि आप आर्टिकल 3 के तहत आंध्र प्रदेश की टेरिटरी का रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहली ताकत तो आर्टिकल 3 ने दी, लेकिन अब आर्टिकल 3 के बाद जब टेरिटरी का रीएडजस्टमेंट कर दिया आपने, अकॉर्डिंग टू द 2014 आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अब वो जो टेरिटरी रीएडजस्टमेंट करने के बाद वो जो लेफ्ट आउट टेरिटरी है जिसको आप नए राज्य के तौर पर सम्मिलित करना चाहते हैं भारत में, उस टेरिटरी के बेसिस पर नया राज्य जो बनेगा आर्टिकल 2B के तहत आपने बना दिया, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। तो जब भी आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे कोई भी न्यूज़पेपर में, तो उसमें हमेशा आपको यही मिलेगा कि बोडो पीपल जो हैं वो आर्टिकल 2-3 के तहत एक नया राज्य चाहते हैं। आर्टिकल 3 उन्हें शक्ति प्रदान करने की बात करेगा जो आसाम की टेरिटरी में चेंजेस करके आर्टिकल 2B के तहत वो जो नया राज्य है वो भारतीय गणराज्य में सम्मिलित हो जाएगा। इस तरह से एक नए राज्य का जन्म हो जाता है। तो आर्टिकल 2-3 बहुत ज़रूरी हैं। आपको ये समझ आ चुके हैं? ये क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं। तो पहली बात याद रखना, आर्टिकल 2 नए राज्य से बात जिक्र करता है, न्यू स्टेट्स का डिस्कशन है उसमें, चाहे वो एडमिट है चाहे एस्टेब्लिशमेंट। आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट से डील कर रहा है, चाहे आप उसकी बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, चाहे आप उसकी बाउंड्री बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, चाहे बिना साइज बढ़ाए घटाए आपकी बाउंड्री का अल्टरेशन कर रहे हैं कि इधर इस दिशा में घटाया उस दिशा में उतना बढ़ा दिया, तो बिना साइज चेंज किए भी आप बाउंड्री अल्टर करते हैं। आई बात समझ में? या फिर साइज का बढ़ाना घटाना या नाम का अदल बदल कर देना, ये सारी चीजें आप किससे कर रहे हैं? आर्टिकल 3 के तहत। वो एग्जिस्टिंग स्टेट पे सारे काम हो रहे हैं। लेकिन नए राज्य से जुड़ा कोई भी मामला आर्टिकल 2A में, आर्टिकल 2B में आता है। अगर तो पहले से बना हुआ कुछ है उसे एडमिट करना है, आर्टिकल 2A। उदाहरण मैंने दे दिया आपको यूनियन टेरिटरीज। और अगर आर्टिकल 3 के तहत एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री चेंज करके एक नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल 2B। आई बात समझ में? अब है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। अक्सर इनका जिक्र आता है। हम शेड्यूल 6 पे एक डिटेल में लेक्चर रखेंगे, लेकिन पहले आप ये बात समझ लीजिए कि हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर एक लेक्चर था मेरिट एंड पॉलिटिक्स। उसमें सुनिए हमने बहुत सी चीज़ें शेड्यूल 6 से रिलेटेड बताई हैं। फिर भी आज हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए भारत में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एक पर्सन हुआ करते थे जयपाल मुंडा। ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट पर्सन। भारतीय हॉकी टीम को वो गोल्ड मेडल विनिंग टीम के तौर पर एज अ कैप्टन लीड करते रहे हैं। खेलों में उनका बहुत बड़ा रुझान रहा है। और मैं आपको बता दूं, ट्राइबल पीपल्स दे आर वेरी वेरी एक्टिव इन द स्पोर्ट्स। चाहे आप नॉर्थ ईस्टर्न के किन्हीं की भी बात कर लें तो दे आर वेरी एक्टिव इन द स्पोर्ट्स। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब उस समय में हमारी संविधान सभा संविधान बना रही थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके सामने आदिवासियों के अधिकारों की बात करने वाले जयपाल मुंडा इम्पॉर्टेंट पर्सन के तौर पर जाने गए हैं। पढ़े लिखे एक विद्वान माने जाते थे ये। तो अब
उस समय में जब लेजिस्लेटिव असेंबली में चर्चाएं हुई तो दो बातें निकल करके आई कि भाई सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया एक मेजॉरिटी कंट्री है जिसमें हिंदू पॉपुलेशन बहुत प्रोमिनेंट नंबर में एग्जिस्ट करती है। ये पहली बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि अगर हम मेजॉरिटी को भी छोड़ दें तो एक वे ऑफ लाइफ होता है ट्राइबल, एक वे ऑफ लाइफ होता है सिविलाइज्ड। अब जब वैसे मैं इसमें बिलीव नहीं करता, ट्राइबल्स की अपनी सिविलाइजेशन होती है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं ये समझा रहा हूँ। तो एक है सिविलाइज लाइफ जो कि मान लीजिए गाँव में और शहरों में है, जिनका रहन सहन बहुत अलग। एक है ट्राइबल पीपल जो प्रिमिटिव लाइफस्टाइल, प्रिमिटिव टूल्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के तौर पर रहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें उनसे जुड़ी होती हैं। वो टेक्नोलॉजी, साइंस, इन चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते, विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ते। बाहरी लोगों को लेकर के वो बहुत अपने आप में आइसोलेटेड रहते हैं, खुद को एक सेक्लूडेड एटमॉस्फेयर में रखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा माना गया कि भाई सिविलाइज्ड और ट्राइब्स के बीच में भी तो अंतर है। ये सारी चीज़ों में ट्राइब्स जो हैं ऑलवेज आइसोलेटेड रहती हैं, नंबर में कम रहेंगी, कहीं मेजॉरिटी प्लस सिविलाइजेशन इन्हें ओवर पावर ना कर जाए, ये ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए इन्हें सुरक्षा देने का संविधान में प्रावधान किया गया। और आप सब ये जानते हैं कि जब संविधान एग्जिस्टेंस में आया था अपने 8 शेड्यूल के साथ ही आया था, मतलब संविधान में एग्जिस्टेंस में आने के पहले ही शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 डाल दिया गया था। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसमें शेड्यूल 5 और 6 का अंतर क्या है वो आज आपको समझ आ जाना जरूरी है। इसकी डिटेल में एक एक बारीकी पे नहीं, लेकिन इसका अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। शेड्यूल 5 के प्रोविजन को समझिए पहले। शेड्यूल 5 कहता है कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पर वर्ड ध्यान से समझिए, वर्ड शेड्यूल्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया नहीं है, और दूसरा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल 6 कहता है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, पहले तो कंट्रोल वर्ड नहीं है यहाँ पे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने की वजह से एक नया राज्य और जोड़ा गया है नॉर्थ ईस्ट का, दैट इज मणिपुर। इस समय 5 राज्य हैं इसमें। चलिए समझते हैं क्या फ़र्क है इसका। ध्यान से समझिए एक चीज़ के बारे में। मान लीजिए कि शेड्यूल 5 एरिया के तहत कोई राज्य आ रहा है। बहुत से ऐसे राज्य हैं भारत के, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं ये शेड्यूल 5 एरिया के अंदर कवर हो जाते हैं। शेड्यूल 5 एरिया के अंदर आने का मतलब यहाँ पर क्या है, उदाहरण के तौर पर समझिए कि ये पूरा टेरेस है, जिस टेरेस में हमारी एक क्लास भी है और बाकी का सारा एरिया भी एग्जिस्ट करता है। ये पूरा का पूरा टेरेस जो छत है ये एक राज्य है, और इस राज्य में पॉपुलर इलेक्शंस के थ्रू चुनी हुई, जिसमें ट्राइबल्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। पॉपुलर इलेक्शन में एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्राइबल एरिया भी फॉल कर रहे हैं और उन्होंने भी वोट किया है, शेड्यूल्ड ट्राइबल पीपल ने भी वोट किया है। तो वोट करके आपने एमएलए जिताया और एक बनी आपकी लेजिस्लेचर। उस लेजिस्लेचर ने कोई कानून वहाँ पर पास कर दिया। पहली बात तो स्टेट लेजिस्लेचर, तो राज्य की विधानसभा का कानून। दूसरी बात, केंद्र में संसद है तो केंद्रीय संसद का कानून। ये दोनों कानून पास होकर के आए हैं और अब ये पूरे राज्य पे लागू होंगे। उसी राज्य में आप भी रह रहे हैं एक शेड्यूल ट्राइब के तौर पर। अब होगा क्या कि मान लीजिए, अगर उदाहरण के तौर पर मैं इस पूरी क्लास को मानूं कि ये मान लीजिए शेड्यूल्ड एरिया के अंदर कवर हो रहे हैं हम, और ये पूरा का पूरा टेरेस एक कंप्लीट स्टेट की टेरिटरी है। अब यहाँ पर जो भी इस राज्य की सरकार कानून बनाएगी या केंद्र की सरकार का कोई कानून बन के आया है, केंद्र संसद से, राज्य विधानसभा से, वो कानून हमारे और उस कानून को बनाने वाली संस्था के बीच, मतलब शेड्यूल्ड एरिया के लोग और वो कानून बनाने वाली संस्था के बीच मान लीजिए कोई कंसल्टेंट बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। उस कंसल्टेंट बॉडी से ये पूछा जाएगा कि भाई इस कानून में क्या परिवर्तन या क्या मॉडिफिकेशन आपके लोकल कस्टम कल्चर मैनर के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, या ये इसी फॉर्म में आपके लिए ठीक है। तो अगर तो वो उसी वर्जन में ठीक है तो वो लागू हो जाएगा, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है तो वो मॉडिफिकेशन के साथ लागू हो जाएगा। और इसमें शक्तियाँ लगभग गवर्नर के पास काफ़ी हद तक चली जाती हैं। आई बात समझ में? तो अब ऐसी में ये देखने में आया कि आप शेड्यूल्ड एरिया राज्यों के तहत जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनसे एक कंसल्टेटिव मेजर अपनाया जाता है, मतलब कंसल्ट किया जाता है। कानून केंद्र का लागू होगा, राज्य का लागू होगा, लेकिन एक मॉडिफाइड एस्पेक्ट में कि आपका लोकल कस्टम कल्चर मैनर हार्म ना हो जाए, तो आपसे कंसल्टेटिव बॉडी के तौर पर सलाह मशवरा किया जाता है। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पर आपको कोई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या इकोनॉमिक पावर्स नहीं होती अपने लेवल पर। आप एक कंसल्टेटिव बॉडी के तौर पर होते हैं और कानून में मैक्सिमम मॉडिफिकेशन ही करा सकते हैं, अपने स्तर पर कोई कानून बना करके लागू नहीं कर सकते। लेकिन इस शेड्यूल के तहत दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो शेड्यूल्ड एरिया वर्ड आ जाता है, कि शेड्यूल्ड ट्राइब आ जाता है। जो भी इसके अंदर मेंशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर मानी जाती हैं। अनुसूची 5 के तहत वो शेड्यूल्ड ट्राइब है।
ऐसे में अब बारी आती है शेड्यूल्ड एरिया की। ऐसे में फिर से इमेजिन करिए कि ये पूरी छत है, इस छत में ये एक क्लास है और पूरी की पूरी छत जो है वो एक स्टेट है। अब ऐसे में वो राज्य का जो विधानसभा है वो जो कानून बनाएगी और या फिर केंद्र की संसद से जो कानून बन करके आएगा वो इस पूरे राज्य में लागू होगा। लेकिन ये जो क्लास है इसमें जो आप लोग बैठे हैं, अब आप सिर्फ एक कंसल्टेटिव एजेंट के तौर पर नहीं हैं, अब आपको शेड्यूल 5 के तहत ट्राइबल एरिया माना गया है। मतलब शेड्यूल 6 के तहत अब आपको ट्राइबल एरिया माना गया है। मतलब बोडोलैंड की ही यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब बोडो पीपल जो हैं यानी कि एक शेड्यूल ट्राइब है शेड्यूल 5 के अंदर, जैसे बाकी ट्राइब्स होती हैं शेड्यूल ट्राइब के तौर पर अंडर द शेड्यूल 5, इसी तरह से बोडो पीपल भी शेड्यूल ट्राइब अंडर द शेड्यूल 5। तो वो बोडो पीपल जिनको शेड्यूल ट्राइब का टैग मिला शेड्यूल 5 से, उनकी शक्तियां अब थोड़ी और ज़्यादा हैं क्योंकि वो आसाम में फॉल कर रहे हैं और आसाम में उन्हें ट्राइबल एरिया का दर्जा भी मिला हुआ है। मतलब एक ट्राइब को आप किसी जोग्राफिकल लैंड से जोड़ करके देख रहे हैं और पूरे आसाम के साइज में एक पर्टिकुलर रीजन आसाम का ऐसा है जो बोडो ट्राइब से जोड़ करके देखा जा रहा है। ऐसे में उस पर्टिकुलर क्षेत्र को प्रभावित करने वाले लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मेजर्स जो हैं वो ट्राइब के ही अधिकार हैं लेने के। आई बात समझ में? यानी कि आप उन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रहे हैं, स्वायत्तता प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब राज्य के विधानसभा के बने कानून और केंद्र के संसद के बने कानून आसाम में लागू तो होंगे, आसाम में पूरे में लागू होंगे, लेकिन वो जो ऑटोनॉमस रीजन है पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ट्राइब से जुड़ा हुआ, जो जिसे हम ट्राइबल एरिया बोल रहे हैं, उस ट्राइबल एरिया में जो कानून, जो लेजिस्लेटिव मेजर्स होंगे लैंग्वेज को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, उनको सपोर्ट करने के लिए जो टैक्सेस लागू करने हैं, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोजेक्ट आएंगे नहीं आएंगे, यानी कि सारी इकोनॉमिक मेजर्स, प्लस केंद्र के कौन से कर्मचारी जो भी वहाँ पर अपॉइंट होने वाले हैं उनकी लिस्ट उनको दी जाएगी, उनमें से किनको वो अपने लिए सही मान रहे हैं, जिनकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड आप देख रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, कैसे जो भी नीतियाँ राज्य की या केंद्र की हैं जो ऑटोनॉमस रीजन में लागू होनी बनती है, तो उनको लागू कैसे कौन ऑफिसर करेंगे, एग्जीक्यूशन कैसे होगा उन नियमों का, ये सारी बातें, ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक पावर जो है उस पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में उस पर्टिकुलर रीजन की ऑटोनॉमी से कनेक्टेड है और उसी रीजन से सेलेक्टेड एक काउंसिल के हाथ में होंगी। ऐसा मान करके कि उस रीजन से ये जो काउंसिल बन करके आएगी, उस काउंसिल में उन्हीं ट्राइब के लोगों का दबदबा होगा, उन्हीं की प्रिडोमिनेंस होगी। इसके लिए वो अपने ग्रोथ के लिए, अपने कस्टम, कल्चर, मैनर के प्रिजर्वेशन के लिए अपने लिए नियम बना पाएंगे। आई बात समझ में? इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हें टेरिटोरियल काउंसिल भी कहते हैं, इन्हें ऑटोनॉमस काउंसिल कहते हैं, इन्हें ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के तौर पर जानते हैं, इन्हें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के तौर पर भी जानते हैं। ये सभी अलग अलग नामों से ये जानी जाती हैं। तो मतलब अब यहाँ पर अंतर क्या हो गया? अंतर यह है कि शेड्यूल 5 के तहत जितनी भी शेड्यूल ट्राइब्स आ रही हैं उनको वो सारे फायदे तो मिल गए जो शेड्यूल ट्राइब्स को मिलने थे अंडर द शेड्यूल 5। जैसे अंडर द शेड्यूल 5 उन शेड्यूल ट्राइब्स को वो सारे फायदे मिल गए जो अंडर द शेड्यूल 5 मिलने थे, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब्स है ना। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो एसटी को रिजर्वेशन मिलना है वो मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब्स में जो उनको रिजर्वेशन मिलना है वो मिलेगा। तो एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों क्षेत्रों में जो उनके अधिकार बनते हैं वो उनको मिल गए, क्योंकि शेड्यूल 5 के तहत वो शेड्यूल ट्राइब हैं। लेकिन अब इससे आगे बढ़ करके और अधिकार अगर मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर ट्राइब को, तो वो शेड्यूल 6 के तहत वो ट्राइबल एरिया वाले बेनिफिट मिल रहे हैं, और वो ट्राइबल एरिया वाले बेनिफिट बहुत अलग हैं शेड्यूल 5 के बेनिफिट से। मतलब अब बोडो पीपल को सेंट्रल एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में रिजर्वेशन तो है ही है, क्योंकि वो शेड्यूल 5 की शेड्यूल ट्राइब है। उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन तो है ही है, क्योंकि वो शेड्यूल 5 के अंदर शेड्यूल ट्राइब है। लेकिन पूरी की पूरी उस ट्राइब को भी एक प्रोविजन मिला है एज अ ट्राइबल एरिया अंडर द शेड्यूल 6 कि वो अपनी पूरी ट्राइब के लिए लेजिस्लेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इकोनॉमिक रूल्स, प्रोविजंस, प्रावधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोगों को नहीं, पूरी की पूरी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने की बात है। और प्रोटेक्शन भी बहुत बड़े स्तर की है कि आप उन्हें केंद्र और राज्य जो भी विधान बना रहे हैं उन विधानों से कहीं उनके कस्टम, कल्चर, मैनर हार्म हो सकते हैं, इसके लिए उनको आपने ऑटोनॉमी दे दी।
कि वो अपने लिए अपने नियम बनाएं। आई बात समझ में? लेकिन ये ऑटोनॉमी तभी तक रह सकती है उनके पास जब तक वो लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करें। लॉ ऑफ द लैंड में यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं। उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो संसद से जो कानून बन करके आ रहे हैं, जो राज्यों की विधानसभा से कानून बन रहे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं यानी कि जो संवैधानिक कानून हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, संसद, विधानसभा, इनके नियमों की तरीके से ही चलना होगा। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए, इस समय का उदाहरण देता हूं कि अगर मैं बोडोलैंड टेरिटरी की इस समय में बात करूं तो वहां पर केवल 27% ही बोडो पीपल है, 73%, 73% नॉन बोडो पीपल है। तो वो कुछ ऐसा नहीं कर दें उस काउंसिल के अंदर कि जो नॉन बोडो पीपल हैं उनका एक्सोडस करा दिया जाए, उनके घर छीन लिए जाएं, उनकी ज़मीनें ख़त्म कर दी जाएं, या मान लीजिए कई बार ऐसा कानून पास कर दिया जाए कि इनके घर लूट लिए जाएं। ऐसे कोई भी कानून नहीं पास हो सकते ऑटोनॉमी के नाम पर, क्योंकि आप सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन है बाय द लॉ ऑफ द लैंड, जो रिप्रेजेंट हो रहा है खुद कॉन्स्टिट्यूशन में, संसद के नियमों में, स्टैट्यूट्स में और विधानसभा के स्टैट्यूट्स में। आप लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करिए, उसके बाद आपकी ऑटोनॉमी है, मतलब संविधान में सबको अधिकार हैं। अब आप अपनी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हुए मेजोरिटेरियन अप्रोच से बचने के लिए कहीं खुद वैसे एक्ट ना करने लग जाएं, इसके लिए आप पे भी संविधान लागू होता है। इसके लिए इन्हें ऑटोनॉमस कहा गया है, ये सेसेशन नहीं है। आप ये चाह रहे हैं कि कोई आदिवासी ग्रुप अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए भारत से अलग ना हो जाए, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी ना अपना ले कि भारत से विच्छेद ही कर दिया। इसके तहत उसे भारत में ही रखते हुए किस तरह से उसके इन पर्सनल एस्पेक्ट में कि वो उसके कल्चर, कस्टम, मैनर की वो बात है, उसकी ग्रोथ के लिए उसे कितनी स्वायत्तता दे दी जाए, ऑटोनॉमी दे दी जाए, इसके लिए आपने शेड्यूल 5 लेकर के आए। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि शेड्यूल 5 के तहत जो ट्राइबल एरियाज बन जाते हैं वहाँ पर उन ट्राइब्स, इस यहाँ से ये क्लियर होता है कि शेड्यूल 6 के तहत जो ट्राइबल एरिया गठन होते हैं उनके तहत उन्हें बहुत शक्तियाँ दे दी जाती हैं। तो बहुत सी ट्राइब्स हैं जो खुद को शेड्यूल 6 के तहत ट्राइबल एरिया से डिनोट कराना चाहती हैं। आज की डेट में इसकी भी अलग जंग है, इस पे भी बात करेंगे। क्या हमें आर्टिकल 2, 3 क्लियर हुआ? क्या हमें शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का अंतर पता चला? मतलब बोडो पीपल को शेड्यूल 6 का ट्राइबल एरिया का फ़ायदा मिल रहा है, साथ ही साथ वो शेड्यूल 5 के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं। और पूरे भारत भर में ये शेड्यूल 6 का प्रोविज़न नॉर्थ ईस्ट में है, केवल 5 ही राज्यों में है, केवल आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नया जुड़ा है। लेकिन पूरे भारत भर में अदर एरिया में इतनी ट्राइब्स अगर किसी स्टेट में है, इतनी एग्जिस्ट कर रही हैं कि वो एक पर्याप्त मात्रा में है और उनका कस्टम, कल्चर, मैनर उस स्टेट से ही डिस्टिंक्ट है, जुड़ा हुआ है, माना जाता है। तो उन राज्यों के लिए भी शेड्यूल्ड एरिया वाला प्रोविज़न रखा गया है अंडर द शेड्यूल 5। तो वहाँ पर जो केंद्र के राज्य के कानून हैं वो मॉडिफिकेशन के साथ लागू होंगे, लेकिन उस शेड्यूल्ड एरिया वाले स्टेट्स में ऑटोनॉमस काउंसिल जैसा प्रोविज़न नहीं रहता कि वो अपने लिए खुद से ही लेजिस्लेट करें, एडमिनिस्टर करें, एग्जीक्यूट करें, इकोनॉमिक प्रोविजंस करें। लेकिन शेड्यूल 6 में ये रहता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में लागू होते हैं। आई बात समझ में? ये दोनों भी समझा दिए। और आज के लेक्चर से आपका डील किसका है? शेड्यूल 6 का, इसका ही जिक्र होने वाला है। और आर्टिकल 2, 3 आपको दोनों क्लियर कर दिए हैं। तो आर्टिकल 2, 3 प्लस शेड्यूल 6 इसको लेके हम परस्यू करते हैं ताकि आपको लेक्चर प्रॉपर समझ आए हर टेक्निकलिटी के साथ। ओके, अब समझने की कोशिश करते हैं इस सारे मुद्दे को कि ये बोडोलैंड इशू है क्या असल में। उसके लिए चलना पड़ेगा पीछे इतिहास की ओर, तब जा करके ये सारी बात समझ में आएगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये हमें क्लियर है कि ये पर्टिकुलर रीजन, दैट इज़ द हिमालयन रीजन, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको आसाम नज़र आ रहा है। अब आसाम की अगर हम बात करें तो आसाम में बह रही है ब्रह्मपुत्र वैली। ये हम आपको पूरा मैप भी लगा के दिखाएंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र वैली के जो नर्दर्न एरिया है, ब्रह्मपुत्र वैली के नर्दर्न एरिया, इन नर्दर्न एरिया में रहती है बोडो ट्राइब। ब्रह्मपुत्र वैली के नर्दर्न एरिया में रहती है बोडो ट्राइब। किन किन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूंगा सब बताऊंगा मैप के थ्रू। अभी तो हमें कहानी समझनी है। देखिए, बोडो पीपल के बारे में कुछ कंसेप्ट समझिए। सबसे पहली बात यह है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट ऑफ असम है। दे आर द ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट ऑफ असम। सेंचुरीज से ये वहीं, शताब्दी दर शताब्दी ये वहीं रह रहे थे। तो मतलब जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं
इनको उनसे निपटना पड़ा होगा। अब जब बाहर से आए लोगों की बात करते हैं, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, क्योंकि भारत की भी बात करें तो सबको पता है कारवां आते गए, भारत बनता गया, हिंदुस्तान बनता गया। अमेरिका भी माइग्रेंट्स का है, भारत भी अगर देखें तो माइग्रेंट्स हैं, इस पे कई डिस्प्यूट हैं, चलिए उस पर बात आज नहीं करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि जो पूरा आसाम है उसमें ट्राइब्स को दो तरह से देखा जाता है। पहले जो है वो है हिल ट्राइब्स, और जो दूसरी है वो है प्लेन्स ट्राइब। तो प्लेन ट्राइब्स, हिल ट्राइब्स एंड प्लेन ट्राइब्स, पहाड़ी जनजातीय समूह और मैदानी जनजातीय समूह के तौर पर इन्हें देखा जाता है। तो पहली एक चीज़ तो एक कॉम्प्लेक्सिटी ये है। अब जब हम पूरे आसाम की बात करें तो उसका जो ईस्ट का क्षेत्र है, जो जाकर के मिलेगा नागालैंड के साथ, जाकर के मिलेगा, मेनली ये सारा ये पहाड़ी इलाका है। और अब हम बात करते हैं पहाड़, दैट इज़ द कछार हिल्स। कछार हिल्स किसी टाइम पे ऐसे लिखा जाता था, आज के से भी लिखा जाता है, पहले सी से भी लिखा जाता था। तो कछार हिल्स, अब कछार हिल्स जो हैं, उस कछार हिल से ही तकरीबन ये सारी जनजातियाँ निकलती हैं। तो इन्हें एक जनरल लैंग्वेज में कछारी ट्राइब्स भी कह देते हैं। लेकिन कछारी ट्राइब्स में से आपको अगर इन्हें अलग करना है तो आपको कैसे करना होगा? कछारी ट्राइब में जो कछार में आज की डेट में ट्राइब पाई जाती है, दैट इज़ दिमासा ट्राइब। दिमासा ट्राइब, जो आज कछार में ट्राइब पाई जा रही है वो दिमासा है। ये दिमासा से अलग हैं, ये थे मेछे ट्राइब, ये मेछे ट्राइब थे बेसिकली। ओके, तो जो बोडो पीपल हैं ये कौन थे? मेछे ट्राइब्स। ओरिजिनली इन्हें मेछे ट्राइब कहा जाता था। तो कछार से ही निकले हैं, कछारी ट्राइब के तौर पर माने जाते हैं। अब 12th सेंचुरी के दौरान इस कछारी रीजन पे कंट्रोल हो गया साउथ, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है इनके साउथ से आए हुए अहोम लोगों का। तो अहोम पीपल आए और अहोम शासकों ने कछार के शासकों को परास्त करके हटा दिया और यहाँ पर बस गई अहोम किंगडम्स। अहोम किंगडम्स क्योंकि वहाँ पर बसी, उनको धीरे धीरे खुद को आगे बढ़ाना था, तो अहोम्स के बारे में ये कहा जाता है कि वे उन्होंने प्रोग्रेस की, उन्होंने एग्रीकल्चर किया, उन्होंने ट्रेड किया, कॉमर्स किया। ये पहली बात। दूसरा, ये 12th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, अब ध्यान से समझो, यही वो समय है जिस समय में भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित हो रहा है। तो जब उत्तर भारत में दिल्ली में 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक, जब भारत में सल्तनत का समय आ रहा है, मुस्लिम राज्य, तो बहुत बड़ा एक वर्ग जो पंडितों का, ब्राह्मणों का एग्जिस्ट करता था, जो भारतीय शासकों को गद्दी नशीन करा के उनको लेजिटिमाइज करता था, विधि सम्मत करता था। तो इनसे उनकी प्रमुखता थी, इनकी प्रमुखता यहाँ पर कम होती नजर आएगी क्योंकि मुस्लिम राज्य है। तो अब ओपन होंगे एवेन्यूज ईस्ट के, क्योंकि मुस्लिम सुल्तानों को भी अगर जद्दोजहद करनी पड़ी तो ईस्ट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ईस्ट में काफ़ी हद तक आपको पाला रूलर्स के अधीन काफ़ी लंबे समय तक बुद्धिज़्म भी दिखा, बंगाल के पालास। और एक्सट्रीम ईस्ट माने नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर अभी भी ट्राइबलिज्म है, दैट इज़ एनिमिज्म। तो मुस्लिम्स बहुत बात की बात है कि ईस्ट तक फैल पाएंगे, उसके पहले नहीं। तो ब्राह्मणास जाते हैं ईस्ट की तरफ। इसी फेज को कहा जाता है संस्कृताइजेशन ऑफ द ईस्ट। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ, संस्कृताइजेशन ऑफ द ईस्ट के फेजेस पहले भी रहे, लेकिन हमें बात करनी है अहोम किंगडम के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब संस्कृताइजेशन इस क्षेत्र का होना, तो अहोम किंगडम अब आकर के वहाँ पे सेटल हुई है, तो ट्राइबल पीपल्स भी हैं, लेकिन अहोम्स को प्रोमिनेंट होना है। तो कौन है जो उन्हें लेजिटिमाइज करा सकता है, विधि सम्मत बना सकता है, बिग किंग के तौर पे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो वो ब्राह्मणास। यही है फेज ऑफ संस्कृताइजेशन। तो इस संस्कृताइजेशन के फेज के दौरान अहोम एक तरह से मेन स्ट्रीम के तौर पर आगे बढ़ते चले गए, एग्रीकल्चर करते गए, ट्रेड एंड कॉमर्स में आते गए, ग्रोथ होता गया। लेकिन धीरे धीरे जब वो फैलते रहे, ट्राइबल पीपल्स पॉकेट्स में जाते रहे, प्लेन एरिया में भी वो पहाड़ों के फुट हिल्स की तरफ जाते रहे, और पहाड़ों में वो फॉरेस्ट के अंदर रिसीड करने चले गए। लेकिन वैली रीजन जो है मेनली, जो कि मेन इंपॉर्टेंट फर्टाइल एरिया के तौर पर, वो अहोम रूलर्स एग्जीक्यूट करते रहे। समय आगे बढ़ा तो एक खतरा तो मान लीजिए बोडो पीपल का कहना है कि हमें हिंदुइज्म से है,
संस्कृताइजेशन से है। समय आगे बढ़ने के बाद आ गए अब यूरोपियन, और यूरोपियन के समय में आपको पता है कि